तहत जब हमारे अतिथि हमारे घर आते हैं तो हम अपनी खुशी का इजहार ईश्वर द्वारा प्रदत्त रंग बिरंगे पुष्पों से करते हैं, ताकि पुष्पों की तरह हमारे आपके संबंध हमेशा तरोताजा रहे। इस क्रम में मैं नगर अध्यक्ष और इस कार्यक्रम की संयोजिका आदरणीय सीता नेगी जी से निवेदन करती हूँ कि हमारी माननीय सांसद, माननीय मुख्य अतिथि सुश्री बांसुरी स्वराज इस वन नेशन वन इलेक्शन के इस कार्यक्रम में जो इस डिग्री कॉलेज में हो रहा है, उपस्थित अपनी सांसद हम सभी की बहन आदरणीय बांसुरी स्वराज जी, अपने साथ में आई हमारी उनकी बहन रितु जी, प्रदेश की उपाध्यक्ष महिला मोर्चा की कल्पना जी, हमारी जो यहाँ संयोजक कार्यक्रम कर रही है ऐसी बहन सीता नेगी जी, सम्मानित मंच रमा जी और सामने बैठी हमारी विद्यालय की बालिकाएं और सभी माताएं बहनें। हम बस खड़े हुए हैं आप लोग को दीदी का परिचय देने के लिए, और वरना जो विषय है उसको वही आप लोग के सामने रखेंगी तो अच्छा लगेगा। आप लोग देर से बैठी हुई हैं। हमारे इस देश में बड़ी नेता और सब जानते हैं, बहुत सी बहनों की आइडियल रही, बहुत सी बहनों की प्रेरणा स्रोत रही। हमारी आदरणीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की बेटी भी हैं और उन्होंने उनकी अपनी खुद की पहचान है। ऐसी आदरणीय बांसुरी स्वराज जी, जो थोड़ा सा उनका जीवन परिचय आप लोग के सामने रखेंगे। दिल्ली में जन्मी और पली बड़ी अपनी आदरणीय बांसुरी स्वराज जी ने अपनी विद्यालय शिक्षा नई दिल्ली के बसंत वैली विद्यालय से पूरा किया। इसके पश्चात यूनाइटेड किंगडम के वार्विक विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य से बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। तदुपरांत लंदन के प्रतिष्ठित BPP लॉ स्कूल से उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की है। दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम के बल पर हमारी आदरणीय बांसुरी स्वराज जी लंदन के प्रतिष्ठित इनर टेम्पल से उन्होंने बैरिस्टर की योग्यता अर्जित की। बैरिस्टर बनने के बाद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सेंट कैथरीन कॉलेज से मास्टर ऑफ स्टडीज पूरी करके अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया है। अपने शैक्षणिक वर्षों के दौरान सुश्री स्वराज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय सदस्य के रूप में अपने जड़ों से जुड़ी हुई हैं। सभी जानते हैं वो विद्यार्थी परिषद से भी हैं। 2007 में वो आधिकारिक तौर पे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में सम्मिलित हो गई, जिससे उनके अध्यक्षता के रूप में कानूनी कार्यक्षेत्र की शुरुआत वहीं से शुरू हो गई। राजनीति में अपनी भागीदारी का विस्तार करते हुए आदरणीय बांसुरी स्वराज जी 2023 में दिल्ली के भाजपा कानून विभाग की सह संयोजिका भी रही। तब से वे राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में अपनी विशेषज्ञता द्वारा योगदान दे रही हैं। अगस्त 2023 में उन्होंने भाजपा की दिल्ली इकाई के सचिव की भी भूमिका सौंपी गई। वर्तमान में सुश्री बांसुरी स्वराज जी भाजपा के लक्ष्यों के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्यरत हैं। लेकिन उसके अलावा ये तो एक उनका राजनीतिक परिदृश्य है ही है, सामाजिक संगठनों से जुड़ के एक बैरिस्टर के रूप में, लॉयर के रूप में उनका जो एक बहुत बड़ा कार्यक्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र में उनका कार्यक्षेत्र है, ये बहुत बड़ी विशेषता है। और आप सभी का सौभाग्य है, हम सभी का सौभाग्य है कि आज उनको वन नेशन वन इलेक्शन के तहत यहाँ लखनऊ में आना हुआ और आप सभी के बीच अपनी बात को रखेंगी। हम बहनों से आग्रह करते हैं कि थोड़ी देर का कार्यक्रम है, बहुत ध्यान से उनके विचारों को सुनेंगी, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन अपने एक राष्ट्र एक चुनाव का जो ये संकल्प चल रहा है कि पूरे देश से एक मैसेज आना चाहिए, ये देश हित में जरूरी है, राष्ट्र हित में जरूरी है वन इलेक्शन वन चुनाव, तो वन राष्ट्र एक चुनाव को। तो इसके लिए क्या हमें करना चाहिए, क्यों जरूरी है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके फायदे क्या हैं, ये सब बताने का काम हमारी आदरणीय बांसुरी स्वराज जी करेंगे आप सभी के बीच। और निश्चित रूप से आप सब प्रबुद्ध वर्ग
के लोग बैठे हुए हैं। आपका भी धर्म बनता है कि राष्ट्र हित में हम एक राष्ट्र एक चुनाव को आगे लेकर मुझे जाना चाहिए और इस मैसेज को पूरे देश में फैलाना चाहिए कि निश्चित रूप से देश के विकास के लिए ये जरूरी है और ये जल्दी लागू है। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। बहुत अच्छा परिचय दिया, लेकिन मैं 2 लाइनों में माननीय सांसद महोदय का परिचय कराना चाहती हूँ कि मोहब्बत से दिलों को जीतना आसान होता है, सियासत की लड़ाई में बहुत नुकसान होता है, जमीनों को फतह करना तो आसान होता है, दिलों को जो फतह कर ले वही सुल्तान होता है। तो साथियों, कहते हैं कि कोई भी कार्य, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हो रही है तो कोई भी कार्य बिना सबके सहयोग के कभी भी पूरा नहीं होता है। कुंवर बेचैन साहब ने बहुत अच्छी 2 लाइनें कही हैं, सबके साथ सबके सहयोग के लिए, एक टीम भावना के लिए, कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा जो साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। सबके साथ और सहयोग से जब हम आगे बढ़ते हैं तो सफलता सुफलता हमें जरूर मिलती है। तो आइए बहुत ही आदर के साथ सभी का स्वागत करने के लिए बोहार बिंदु से मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ नगर अध्यक्ष और इस कार्यक्रम की संयोजिका आदरणीय सीता नेगी जी को। अच्छा, तो समय कम है, तो चलिए हम, आपका जो परिचय हो चुका है, हम कहते हैं कि सर्वोत्तम व्यक्ति वो नहीं जिन्होंने अवसरों का इंतजार किया, बल्कि वे हैं जिन्होंने अवसरों को अपनाया, जीता और सफल बनाया। परिश्रम सौभाग्य की जननी है। हमारे स्वप्न विशाल होने चाहिए, हमारी महत्वाकांक्षा ऊंची होनी चाहिए। इन विचारों से लबरेज है हमारी माननीय सांसद महोदया, जिनका ये संकल्प है कि मैंने जन जन को जगाने की कसम खाई है, तमस दुनिया से मिटाने की कसम खाई है, दीपक जलता है कि अंधकार मिटे, मैंने स्वर्ग धरती पे बसाने की कसम खाई है। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय माननीय सांसद महोदया अपने आशीर्वचनों से और एक राष्ट्र एक चुनाव पर प्रकाश डालने की हो तो मैं मंच की औपचारिकता छोड़कर आपके बीच में आकर आपसे बात करना चाहूंगी, अनुमति है? पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे लखनऊ आने का मौका दिया। लखनऊ एक ऐसी धरती है जहाँ तहजीब भी है, जहाँ तर्क भी है और जहाँ त्याग भी है, और यहाँ आकर मुझे अपनी बहनों से बात करने का मौका मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का विषय लेकर आई हूँ और वो है एक राष्ट्र एक चुनाव। क्योंकि एक राष्ट्र एक चुनाव अपने आप में नीति का भी विषय है, ये विचार भी है, और सबसे बड़ी बात ये अपने आप में एक समाधान भी है। आपके आशीर्वाद से पिछले साल जून में मुझे गिलहरी जैसा योगदान देने के लिए जनप्रतिनिधि का दायित्व नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के देवतुल्य मतदाताओं ने दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश के मतदाताओं ने तीसरी बार प्रधान सेवक चुना। जून पिछले साल से लेकर और अभी हम लोग अप्रैल में हैं, ये मेरा 10वां महीना है सांसद बनने का, पूरा वो हुआ भी नहीं है। मतलब आप सोच लीजिए 9.5 महीने में आप हैरान होंगी मैं 4 चुनावों में योगदान दे चुकी हूँ। ये ताली बजाने की बात नहीं है, और मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के इस उदाहरण से आपको ये बात स्पष्ट करने का प्रयास करूंगी कि क्यों इस देश में एक देश एक चुनाव की आवश्यकता है। आप ये देख लीजिए खुद 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था वो काफी लंबा चुनाव था। मेरा इलेक्शन 6th फेज यानी 6ठे सत्र में हुआ। अगर हम सब कुछ काउंट करें तो 85 दिन का मेरा केवल कैंपेन था। भरी गर्मी में हम लोगों ने चुनाव लड़ा। उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव हो गए तो उसके बाद आया हरियाणा के चुनाव, फिर आए महाराष्ट्र के चुनाव, और फिर आए हमारी दिल्ली के चुनाव, जहां पर दिल्ली के देवतुल्य मतदाता ने भाजपा का 27 बरस पुराना विघ्न हरा
और हमें डबल इंजन की सरकार यूपी की भांति दिल्ली में भी देगी। लेकिन कितनी अजीब बात है कि 9.5 महीने में, मैं दोबारा बोल रही हूँ, 9.5 महीने में 4 चुनाव देखने को मिले। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि बार बार प्रशासन को अपने साधन लगाने पड़े, खर्चा कितना ज्यादा हुआ। अब ये बात मेरी बहनों से ज्यादा कोई ज्यादा नहीं समझ सकता। तो हम पहले बात करते कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव है क्या? एक राष्ट्र एक चुनाव एक ऐसा समाधान है जहां पर आपकी विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव पूरे भारत में एक साथ होगा। इसको अगर सरलता से समझाऊं तो मान लीजिए एक परिवार में 2 बेटे जुड़वा हो और दोनों की आयु हो जाए शादी योग्य और विवाह योग्य अगर उम्र हो जाए और माँ बाप ये तय करें कि भैया दोनों भाइयों को एक ही मंडप में एक साथ ब्याह देते हैं, तो बताओ वो सरल समाधान है कि नहीं है ना? मंडप का खर्चा एक बार का है ना, रिश्तेदारों को चीजें देने का खर्चा एक बार का, गहने कपड़े लत्ते बनाने का खर्चा। तो अगर आप ये सोच लें कि विधानसभा और लोकसभा वही 2 जुड़वा भाई हैं, और अगर हम लोकतंत्र का ये जो महोत्सव बनाते हैं, ये जो त्योहार मनाते हैं जिसे हम चुनाव कहते हैं, अगर इसको हम एक बार में कर दें तो आप बताइए क्या इस राष्ट्र का पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना। तो इसका मतलब मेरी बहनें यहाँ सहमत है ना कि खर्चे की दृष्टि से और सहूलियत की दृष्टि से एक राष्ट्र एक चुनाव बहुत अच्छा आइडिया है। सुनाई नहीं दिया? वेरी गुड। चलो अब हम दूसरी बात करें। जब मैं व्यवस्था की बात करती हूँ, यहाँ पर कितने लोग हैं जो टीचर्स हैं? प्रधानाचार्य तो मुझे मंच पे आसीन है, कितने टीचर्स हैं? काफी टीचर्स हैं। अब आप जानते हैं जब भी चुनाव में ड्यूटी लगती है तो एक तो शिक्षकों की लगती है, सरकारी अफसरों की लगती है, पुलिस प्रशासन की लगती है। अब आप मुझे ये बताइए, ये जितने भी लोग हैं ये अपना कार्य छोड़ कर आते हैं। मैं वापस से वही शादी वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ, है ना? परिवार में जब शादी होती है और पूरा का पूरा गांव लगता है भाई बारात के आओ भगत में, तो वो पूरियां जो है वो मिलके तल्ली पड़ती है ना। तो वो जो हमारी चाची ताई काकी आती है वो अपने घर का चूल्हा छोड़कर आती है कि नहीं आती? आती है ना। कहीं ना कहीं उसके घर में तो रोटी रुल रही है ना, लेकिन उसको आकर फिर यहाँ पर योगदान देना पड़ता है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर किसी मोहल्ले में बार बार शहनाई बजे तो पड़ोसी भी परेशान होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? बस वही है भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन। बार बार जब आप चुनाव करवाओगे इस देश में तो संसाधन भी ज्यादा लगेगा। आपका जो प्रशासन है उसको भी अपनी ड्यूटी छोड़कर आकर चुनाव में लगना पड़ेगा। और इस पूरे में रुलता कौन है? हमारा देश। रुलता कौन है? विकास। इसमें मैं दूसरी बात बता रही हूँ। हम सब जानते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं तो एमसीसी लगती है ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता लगती है। कितने लोगों को पता है कि आचार संहिता लगता है? वेरी गुड, सबको पता। अब आचार संहिता का क्या अर्थ है? आचार संहिता का ये अर्थ है कि जो भी कार्य हो रहा है अभी रोक दीजिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, तो ताकि देवतुल्य मतदाता भ्रमित नहीं हो, उस पर किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े, इसके लिए विकास के कार्य रोक दिए जाते हैं। क्योंकि उनको बेसिकली इलेक्शन कमीशन को ये लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। अब आप ये सोचिए, खास करके यहाँ पर मातृशक्ति बहुत बड़ी संख्या में बैठी है, आप बहुत सुंदर स्टिचिंग कर रहे हैं, है ना, सिलाई कर रहे हैं, लेकिन हर 2 मिनट के बाद अगर आपको धागा तोड़ना पड़ेगा तो क्या आप उस स्टिचिंग को, उस सिलाई को सुगमता से कर पाएंगे? कितना टाइम लगेगा? डबल लगेगा। किसने बोला डबल?
वेरी गुड, जरा ऊंचे से बोलिए दीदी, कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल डबल टाइम लगेगा, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं तो हम क्या कहते हैं भाई एक लाइन पूरी कर दें, उसके बाद एक ही बार गांठ बांध कर हम धागा तोड़ देंगे नहीं, है ना? इसी तरह जब एमसीसी यानी जब आचार संहिता लगती है तब विकास की उस सिलाई में अवरोध आ जाता है, तब विकास की गाड़ी रुक जाती है। तो अगर पूरे देश का चुनाव एक साथ होगा तो क्या अवरोध लगेगा? एक ही बार लगेगा ना, एक ही बार लगेगा, 5 साल में एक बार लगेगा। अब आप सोचिए, अगर 9.5 महीने में मैंने 4 चुनाव देख लिए, इसका मतलब पहली आचार संहिता लगी थी जब लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर उसके बाद हरियाणा में आचार संहिता लगी। लेकिन मैं आपको दिल्ली का उदाहरण देती हूँ, क्योंकि गुड़गांव और दिल्ली एकदम निकट है, तो आप जानते हैं कि काफी लोगों का व्यवसाय वहां पर है, तो उनके व्यवसाय पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि वहां पर आचार संहिता लगती है। उसके बाद महाराष्ट्र में लग गई आचार संहिता। भाई महाराष्ट्र तो पूरे के पूरे भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, यानी वहां पर जब आचार संहिता लगती है या अवरोध पड़ता है व्यवसाय में, तो उसका तो इम्पैक्ट या उसका जो भी असर है वो तो पूरे भारत पर ही पड़ता है। उसके बाद हम आ जाते हैं दिल्ली में। दिल्ली में जब आचार संहिता लगी तो दिल्ली तो देश की राजधानी है, जब कैपिटल में आचार संहिता लगेगी तो उसका असर भी पूरे देश पे पड़ेगा। 4 अवरोध लगे ना, इससे बेहतर क्या होगा? 1 नेशन 1 इलेक्शन। 5 साल में आप एक ही बार आप जो है व्यवधान लगाएंगे और इससे नीति निर्माण में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। इसी के साथ आप ये देखिए, जब भी चुनाव आते हैं, अब ये तो सच है, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर राजनीतिक दल भाई देवदल मतदाता को रिझाने का तो अवसर छोड़ता नहीं। लेकिन इससे क्या होता है, कई बार देश के हित में बात नहीं होती, राजनीतिक स्वार्थ की बात ज्यादा होती है ना। लेकिन अगर हम इस विंडो को सीमित कर दें और ये कहें कि आप केवल एक ही बार 5 साल में चुनाव में जाएंगे, तो कितना आसान होगा। आप 4 साल तक तो केवल देश के हित की बात करेंगे, आप 4 साल तक केवल विकास की बात करेंगे। हाँ, 1 साल अगर आपने लोगों को रिझाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे कम से कम ये तो नहीं होगा कि देश की प्रगति राजनीतिक स्वार्थ की बनी रहती है। 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल जब आया तो उससे पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की एक कमेटी बनी। उस हाई लेवल कमेटी ने 18,629 पेज की रिपोर्ट दी और उसमें 47 पार्टीज ने यानी राजनीतिक दलों ने उसमें भागीदारी ली। आप जानते हैं 47 में से 32 यानी 32 पॉलिटिकल पार्टीज 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए तैयार है। केवल 15 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो द्वेष की राजनीति करते हैं या फिर राजनीतिक स्वार्थ के कारण इसका विरोध कर रहे हैं। अब हम क्या करें, हर शादी में एक फूफा तो होता ही है जो शिरकत करता है, तो ये 15 राजनीतिक दल भी उस फूफा की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन यहाँ बैठी मेरी बहनें तो बहुत समझदार हैं। ये पार्टी जो विरोध कर रही है, ये क्या कहती है? ये कहती है कि अरे मतदाता कंफ्यूज हो जाए। अगर एक ही चुनाव में जाकर आपको विधानसभा का भी चयन करना है, लोकसभा के भी चयन करना है, तो देवतुल्य मतदाता कंफ्यूज हो जाएगा। मैं उनको आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, अरे भाई मेरे देश का मतदाता बहुत समझदार है। एक छोटा उदाहरण देती हूँ, यहाँ बैठी मेरी एक बहन बस छू के बता देगी कि चिकनकारी हाथ की है या मशीन की, बता देगी ना। तो मुझे आप ये बताइए, जब आप अपने इलेक्शन में जाएंगे तो विधानसभा के लिए स्थानीय मुद्दे और लोकसभा के लिए राष्ट्रीय मुद्दे, इनका फर्क तो आप जानती हैं। आज भी
जब आप अपना मतदान करने जाती हैं तो विधानसभा के चुनाव में स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देती हैं, और जब आप लोकसभा का चुनाव करने जाती हैं तब आप राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान देती हैं। तो ये जो 15 पॉलिटिकल पार्टीज आपको बेवकूफ बना रही हैं, इनको जरा दोनों हाथ ऊपर करके दिखा दो कि आप लोग बहुत समझदार हैं। जरा दोनों हाथ ऊपर करके दिखा दो कि यहाँ बैठी मेरी एक बहन इतनी समझदार है, वो जानती है कि स्थानीय और राष्ट्र मुद्दों में फर्क कैसे करना है। दूसरी बात ये कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई ये संघ के खिलाफ है, यानी फेडरलिज्म के खिलाफ है। वन नेशन वन इलेक्शन केवल और केवल व्यवस्था बता रहा है, उसका संविधान से कोई और लेना देना नहीं है। कहीं पर भी फेडरलिज्म का कोई प्रश्न ही नहीं उठ रहा। इसलिए मैं इन विपक्षी पार्टियों से कहना चाहूंगी, अंतहीन बात को मत करिए, कोई ऐसी बात लेकर आइए जहां पर कुछ समझदारी तो हो। दरअसल क्या है ना, ये वही वाला फूफा है जिसको ये लगता था अगर दोनों बेटों की अलग अलग शादी होगी तो मुझे 2 कुर्ते पजामे में आएंगे, और कुछ नहीं, ये अपने स्वार्थ में बोल रहे हैं। आज मैं आपसे एक निवेदन करते हैं, मेरी बहनें यहाँ पर एक एक बहन बैठी हुई अपने आप में एक सामाजिक क्रांति है। तो आज मैं सिर्फ आपसे चर्चा करने नहीं आई हूँ, मैं आपका आह्वान भी करने आई हूँ। मैं आपके प्रचार की शक्ति, आपके प्रसार की शक्ति और आपके प्रभाव की शक्ति का आह्वान करने आई। मैं आपसे 3 चीजें मांगनी है, देगी ना? सोच लीजिए, छोटी हूं आपसे, अगर खाली हाथ भेजेगी तो लखनऊ आपकी नाक कट जाएगी। नहीं कटने देंगे ना? नाक नहीं कटने देंगे, दीदी कह रही हूं, नहीं कटने देंगे ना? तो 3 चीजें देके भेजेंगे, पक्का? उधर वाले पक्का, वेरी गुड। तो सबसे पहली बात, हम इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन जैसी नीति, जो विचार भी है और समाधान भी है, उसमें योगदान केवल मतदान से नहीं बल्कि उसके बारे में विचार विमर्श कर कर और उसके बारे में संवाद कर कर भी करेंगी। वेरी। दूसरा मेरा आपसे निवेदन और आपका आह्वान मैं करना चाहूंगी, इस देश में विकास के समर्थन की जो भी नीति है, जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसका हम पुरजोर तरीके से समर्थन करेंगी। और मेरा तीसरा और आखिरी आपसे निवेदन, विकसित भारत के संकल्प को, इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए हमें इस देश का पैसा बचवाना है, हमें इस देश का वो पैसा आर्थिक विकास में लगवाना है, हमें इस देश के संसाधन बचाने हैं, हमें इस देश के देवतुल्य मतदाता में वोटर फटीग ना आ जाए, ये सुनिश्चित करना है। और इसीलिए हम एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रचार और प्रसार स्वयं भी करेंगे।